हमने क्लास 11th में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था और लास्ट में मैंने आपको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड के बीच में डिफरेंस बताया था, जो कि मैंने इस तरह से बताया था। क्लियर। आज हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट कैरेक्टर। और आगे की स्टडी करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि बेटा बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही, इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैं बीमार चल रही हूँ, मेरे को फीवर हो रहा है। ठीक है, तो आवाज़ आज भी बहुत मुश्किल से निकल रही है, तो थोड़ा सा पढ़ाते टाइम ना धीरे बोलूँगी। ठीक है, तो इस तरह की ना कोई मतलब दिल पे मत लेके जाना कि मैडम आवाज़ नहीं आई थी, तो उसको थोड़ा सा ना मेरे साथ कोऑपरेट करके चलना। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो है कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर पढ़ते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में ये जो कोवलेंट कैरेक्टर मिलता है, इसको हम कौन से रूल से सॉल्व करेंगे? फजान रूल से। ठीक है, यानी कि फजान ने बताई थी हमें ये चीज़ कि कैसे आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, कैसे पार्शियली कोवलेंट बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम एक बार रफली जान लें, याद कर लें, दोहरा लें कि कोवलेंट कैरेक्टर या फिर इसमें कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होते क्या हैं। कोवलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ओवरलैपिंग हो। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड बनता है जब एक उसमें देने वाला हो इलेक्ट्रॉन और दूसरा उसके अंदर लेने वाला इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। और इस तरह के कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आ जाओ करते हैं स्टार्ट। तो इसमें अपने पास है कि सारे के सारे बॉन्ड्स कंप्लीटली या तो आयनिक या कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होते। ठीक है, कि नो ऑल बॉन्ड्स आर कंप्लीटली आयनिक और कोवलेंट, कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से आयनिक या कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होता। आयनिक बॉन्ड ऑल्सो कंटेन सम कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट, कि कोवलेंट के कुछ कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, एंड कोवलेंट बॉन्ड ऑल्सो कंटेन सम कैरेक्टर ऑफ आयनिक, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी कुछ कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड का प्रेजेंट होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है और आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए ना हमें पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इन दिस वी स्टडी कोवलेंट कैरेक्टर फाउंड इन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो एक मेरे पास कैटाइन होना चाहिए और एक मेरे पास एनायन। तो ये मत सोचना कि मैडम ने ये एटम के अंदर न्यूक्लियस की जगह माइनस क्यों लिख दिया। ये एनायन को शो कर रहा है और ये कैटाइन को शो कर रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस एटम का न्यूक्लियस नहीं है, ये कैटाइन है, इसलिए मैंने इसके बीच में पॉजिटिव लगाया। ये एनायन है इसलिए इसके बीच में मैंने नेगेटिव लगाया। और आप सभी को पता है, जैसे कि मैं ले लूँ क्लोरीन, ठीक है, एक मैं ले लूँ सोडियम, NaCl में ही बनाया था हमने NaCl। सोडियम के होते हैं 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 281। क्लोरीन के होते हैं 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ यानी कि सेल में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो 287। इसको एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता, लेकिन क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकता इसलिए, बल्कि वो एक इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी गेन करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा, यानी कि अपने आउटर मोस्ट इस ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो इसमें क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास तो 8 हो गए और इसके पास कितने रह गए? 10। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इसकी देखो 2 ही सेल बच गई और इसकी कितनी है? 3। अगर सेल कम है तो रेडियस कम होगी, रेडियस कम है तो साइज छोटा होगा। अगर सेल ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगा। इसलिए एनायंस का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू कैटायंस के। क्लियर। अब अपने पास आता है, ये चीज़ मैंने बता दी कि साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर देन द साइज ऑफ एनायन, छोटा होता है। तो ड्यू टू दिस द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसके जो एनायन के जो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूर होंगे। ठीक है, दूर होंगे। अगर दूर होंगे तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के ऊपर जो इफेक्ट है वो क्या होगा? कम होगा। अगर इफेक्ट कम है
तो लूजली बाउंडेड होंगे। लूजली बाउंडेड हैं तो ये जो कैटाइन है पॉजिटिव चार्ज और एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा बस, ठीक है, सिर्फ हल्का सा खींच रहा है, यानी कि पोलराइजेशन पावर लगा रहा है, पोलराइजिंग पावर लगा रहा है, इसके ऊपर पोलराइजिंग पावर है इसको खींचने की। अब ये खींच रहा है तो इसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन, ठीक है, ये इसकी तरफ खींच रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। ये इसको खींच रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर, जो इसने इसके ऊपर लगा दी। अब अगर ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो देखो न्यूक्लियस तो इधर से रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ भागेंगे तो ये एग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा और ये इसके साथ शेयरिंग करके भी बनाएगा और कंप्लीट डोनेट करके भी। इट्स मीन आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन ऑफ एनाइन्स बाय ए कैटाइन इज कॉल्ड ए पोलराइजेशन, यानी कि एनाइन के द्वारा कैटाइन की तरफ जो खींचने की कैपेबिलिटी है उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। एंड द एबिलिटी ऑफ कैटाइन, कैटाइन की वो एबिलिटी टू पोलराइज ए नियर बाय एनाइन, जो किसी भी अपने आसपास के एनाइन को पोलराइज करते हैं, खींचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस कैटाइन की पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। क्लियर। अब आ जाओ, पोलराइजेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वो उतना ही ज़्यादा खींचेगा, खींचेगा तो मतलब उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या कंक्लूडेड है यहाँ पे कि कैटाइन का जो साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए, जितना ज़्यादा उसका साइज स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा वो टेंडेंसी से एनाइन को अपनी तरफ खींच सकता है, और वो जितना ज़्यादा उसको खींचेगा मतलब पोलराइजेशन बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बिगर इज द साइज ऑफ एनाइन, एनाइन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के उतनी ज़्यादा लूजली बाउंड होंगे, जितने ज़्यादा लूजली बाउंड होंगे वो उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग होगा, और अगर पोलराइजिंग ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। फिर है कि ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन, कैटाइन और एनाइन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, यानी कि कैटाइन जितना छोटा होगा एनाइन उतना ही बड़ा होगा, उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगी, ठीक है। अब मेरे पास आता है शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। शूडो का मतलब होता है फेक, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। शूडो का मतलब होता है फेक। कैसे, जितने भी नोबल गैसेज है ना वो 8 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके ही अपने आप को स्टेबल करते हैं। अब आप कहोगे कि मैडम बहुत सारे तो ऐसे एलिमेंट्स हैं और नोबल गैसेज में जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 भी आते हैं, 32 भी आते हैं, लेकिन जो 18 और 32 है दीज आर द मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल है ये, ठीक है। 18 को आप लिख सकते हैं 10 + 8, 10 में भी बन रहा है स्टेबल, देखो 2 8 कर दूं मैं और 8 और ऐड कर दो तो 18 बन गया। 32 है, 32 को भी अगर हम लिखें तो दिस इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि रूल अपने पास सिर्फ 2 ही बने हैं, या तो डुप्लेट से होता है या फिर ऑक्टेट से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ शूडो का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। शूडो मतलब होता है फेक होना। एन एलिमेंट विद शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन इन द हाइएस्ट एनर्जी लेवल इंस्टेड ऑफ 8। इसने बोला है कि अगर किसी एलिमेंट के पास अगर वो फेक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 18 होंगे। होने कितने चाहिए, 8, लेकिन वो कर कितना रहा है, 18, जबकि मैंने अभी क्लियर किया 18 इज द मल्टीपल ऑफ द 18। 32 ऑल्सो, 18 को मैं लिख सकती हूँ 10 + 8, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर है, सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये आर्गन 5s1 एंड 4d10। अगर इसको अपने आप को स्टेबल करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी कि 5s में से एक इलेक्ट्रॉन जो था वो बाहर निकल जाएगा। अगर ये बाहर निकल गया तो देखो ये कंप्लीट हो गया, डी के अंदर 10 फिलअप होनी चाहिए तो कंप्लीट है, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। और इसी को इसने क्या बोला है, शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। अब आ जाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन्स देती भी है और शेयर भी कर लेती है। अब शेयर किया तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर तो प्रेजेंट होगा। तो द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीटली डोनेटिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके और शेयर करके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। जैसे ओजोन का एग्जांपल लेती हूँ, O3 जो कि आपको
फॉर्मल चार्ज निकालने में भी काम आएगा, है ना। तो देख लेते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये तीनों ही ऑक्सीजन है, ऐसा तो है नहीं ये ऑक्सीजन अलग होगी, ये अलग, ये अलग। तीनों ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिल करेंगे तो 2 और 6 में हो जाएंगे, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अगर खुद के साथ बनाए तो डबल, ठीक है, दूसरे किसी के साथ बनाए तो भी डबल बना सकता है। जैसे कीटोन में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, कार्बोक्सिलिक के अंदर भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है ना, इस वाले ऑक्सीजन ने। अब ये एक तो बना लेगा भाई, डबल बॉन्ड बना लिया। 6 थे, 2 शेयर कर ली तो 8 हो गए कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसके बाद देखो 6 थे, इसने इसके साथ शेयरिंग किए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये भी बॉन्डेड करना जरूरी है ना। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा तो इसके तो 6, 2 शेयर की, इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये तो 4 बॉन्ड बना गया ना, और ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता नहीं है। तो उस केस में डेटिव बॉन्ड बनेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अपने इस लोन पेयर को देगा भी और बॉन्ड भी बनाएगा। अब एक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज़ करता है बॉन्ड बनाने में। तो ये जो ऑक्सीजन अपना एक भी इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। 6 इसके पास थे, इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दिए भी है और शेयरिंग भी किया। दिए हैं तो इसका मतलब 6 थे और 2 इसने ले लिए, तो कितना आ गया, 8 हो गए। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसने लिया है, तो ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलेंगे डेटिव बॉन्ड, जो डोनेट भी कर देता है और शेयरिंग भी करके बनता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही, हो भगवान। देखो अब हमें बनाना है ड्राइंग लुईस स्ट्रक्चर्स। ड्राइंग लुईस स्ट्रक्चर्स, एक मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देती हूँ, मे भी शायद मेरी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। तो नोट्स मैं बनवा दूंगी आपके, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अपने वीडियो देखना ना कम मत करना। जो पीछे की वीडियो उनको अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ो। हर लाइन को तुम जितनी बार पढ़ोगे ना, तुम्हें उतना ही अलग से उसको अंदर से समझ में अलग अलग पॉइंट्स निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो अब आता है अपने पास ड्राइंग लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड में ही बन जाते हैं, ट्रांजिशंस मेटल को छोड़ के, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स जंप कर में इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाता है और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना स्टार्ट कर देता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 3 बॉन्ड तो बनेंगे ही बनेंगे, 4 कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनेंगे। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, हेलोजन्स एक ही बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन उनके पास लोन पेयर्स होता है। हाइड्रोजन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, पहले कार्बन पढ़ लेते, 4 होते तो 4 बॉन्ड बनाता है, एक के साथ डबल और 2 सिंगल भी बना सकता है, एक साइड से 3 और एक साइड से 1 भी बना सकता है ना। और कार्बन दोनों साइड से डबल डबल भी बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड बना सकता है, 2 डबल 1 सिंगल बना सकता है, और तीनों ट्रिपल भी बना सकता है। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और एक भाई सिंगल सिंगल दोनों साइड से भी बना सकता है, और क्लोरीन तो एक ही बनाएगा। हेलोजन में एग्जाम्पल ले लिया। अब अपने पास आता है फॉर्मल चार्ज एंड लुईस स्ट्रक्चर। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको दे दिया मैंने। लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर ही बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना पड़ता है, तो हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो अपने पास है, जैसे मैंने ओजोन ले लिया, अभी अभी समझाया था पीछे इसका डायग्राम, ताकि यहाँ पे समझाना ना पड़े। तो 1 2 3 3 ऑक्सीजन के ऊपर नंबरिंग डाल दी 1 2 3, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन पे निकालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। आप नंबर ABC में भी डाल सकते हो, XYZ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो ओजोन 1 का निकालना मुझे इसका, ठीक है। पहले मैं ओजोन 2 का बता देती हूँ आपको। देखो इसमें दे रखा फॉर्मल चार्ज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी भी ऑक्सीजन में, 6, तो मैंने 6 लिख दिया। मैं वो पहले O2 का बता रही हूँ, ठीक है। फिर इसने बोला है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्ड बनाने के बाद फ्री कितने बचे, 4, 1 2 3 4, माइनस में 4।
फिर इसने बोला है माइनस माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बने हैं? 2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 बॉन्ड में कितने होंगे? 4। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 6 माइनस 4 माइनस 2, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? 0। इस पे आ जाओ। ठीक है, 1 पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं टोटल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं? देखो ये वाले 2 भी यूज़ कर लिए और ये वाले 2 भी, तो सिर्फ 2 ही बचे हैं फ्री। तो 2 माइनस कितने बॉन्ड बने हैं? 1 2 3, 3 बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ये 6, 3 घटा 2 घटा 3, यानी कि 6 घटा 2 घटा 3, तो 6 घटा 5, तो 6 में से 5 गए, कितना बचेगा? 1 प्लस 1 चार्ज। इस पे आ जाओ। इस वाले ऑक्सीजन पे फ्री कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 फ्री कितने हैं? 6 माइनस 6, एक ही बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 बटा 2, 2 में से 2 कट गया, तो 6 माइनस में 7, तो 7 बड़ा है माइनस का, माइनस 56 चार्ज आ जाएगा। क्लियर? अब अपने पास आता है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में सबसे पहले इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, कि जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। कैसे? जैसे मैं ले लूँ BeCl2, BeCl2, तो बेरिलियम के 4 होते हैं, तो 2 और 2 में बढ़ जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 शो कर दिए। क्लोरीन है, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7, तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ठीक है, तो अगर ये ओवरलैपिंग भी करे, शेयरिंग भी करे, तो 2 इसके पास थे, 2 इसने शेयर किए, तो भी टोटल कितने हो रहा है? 4। तो 4 में तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं, होना कितना चाहिए? 8, तो ये इस पे फेल हो गया। ओड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स की, जो जैसे NO2 ले लूँ, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, डेटिव बॉन्ड यूज़ कर लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड में, तो 5 होते हैं, तो एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो ओड इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। एक्सपेंडेड ऑक्टेट ले लिया PCl5 का, देखो 5 फॉस्फोरस, क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 15th ग्रुप का है, 5 के साथ इसने शेयर किया, तो टोटल कितने हो गए? 10। नॉट एक्सप्लेन, फेल हो गया। 10 में तो कोई ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। किसी भी नोबल गैसेस की केमिकल इनर्टनेस पे होता है, यानी कि अगर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? स्टेबल, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। हावेवर सम नोबल गैसेस डू फॉर्म कंपाउंड्स, कुछ नोबल गैसेस भी कंपाउंड्स बनाती हैं स्टेबल होने के बावजूद भी। HCl4 HCO2F2, ऐसा क्यों? क्योंकि इन जीनोन की एनर्जी लगभग ऑक्सीजन के साथ मैच कर रही थी, तो साइंटिस्ट ने सोचा अगर इसकी एनर्जी ऑक्सीजन के साथ मैच कर रही है तो ये ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स तो बना ही सकता है, तो इसने यहाँ पे इस तरह के कंपाउंड्स बना दिए, रेड कलर की शो किया था। फिर है डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये हम ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने के बाद या ऑक्टेट रूल से हम किसी भी कंपाउंड की शेप नहीं बता सकते, वो सिर्फ ये बता सकता है कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है या फिर नहीं। डोंट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नहीं बताता, यानी कि एनर्जी के बारे में नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में या लूज़ करने में कितनी एनर्जी उसको दी गई है या फिर निकली है। ठीक है, यानी कि हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में नहीं बताता। ये इसकी लिमिटेशंस थी। बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो वो अपलोड नहीं होती। क्लियर? तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, 2 दिन का टाइम लगेगा उसको, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं, आवाज़ नहीं निकल रही, तो मैं 2 दिन के बाद कॉन्टीन्यूसली वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो वीडियोज़ को अच्छे से देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो बेल आइकन आए ना उसको प्रेस करके ऑल बेल आइकन वाले पे क्लिक कर देना, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहती थी कि अगर आपके मन में जैसे कुछ और आ जाए कि मैडम आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा करके आपके जो समझाने का तरीका है ना वो और डबल हो सकता है, अच्छा, तो प्लीज़ ये चीज़ मुझे कमेंट में करके बताएं। ठीक है, कमेंट में मुझे ये चीज़ बताएं कि मैं ऐसा और क्या करूं जिससे
मेरे जो वीडियो समझाने का तरीका है ना, वो थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाए, यानी कि बहुत अच्छे से समझ में आए। क्लियर? अब ये तो बताना मत कि मैडम अलग अलग कलर्स का यूज़ करो, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ, क्योंकि ऐसा करने के लिए टाइम की ज़रूरत है और मेरे पास टाइम है थोड़ा कम, क्योंकि मैं स्कूल और ट्यूशन्स दोनों करती हूँ। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा लिमिट में लेके फिर बताओ, या फिर मेरी कोई कमी हो समझाने में, उसको मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैडम आपकी ये कमी है, आप इसको दूर करो, ताकि मैं और अपने अंदर थोड़ा सा सुधार ला सकूँ। ठीक है, तो गुण तो सभी बता सकते हैं, कोई ऐसा भी मिले जो अवगुण बताए, ताकि हम अपने अंदर क्या कर सके, सुधार, तभी वो एक परफेक्ट टीचर बनता है। ठीक है, तो मुझे एक परफेक्ट टीचर बनने के लिए थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, मेरे को मेरे कुछ ऐसी मेरे अंदर से अवगुण बता दो कि मैं उसको ठीक करूं और मेरी जो टीचिंग मेथड है वो थोड़ा और उसकी स्किल बढ़ जाए, अच्छी हो जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, शेयर करने से दूसरे बच्चों का भी भला होगा, वो भी पढ़ सकते हैं ऐसे पेंडेमिक केस में। ठीक है, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करो। ठीक है, लाइक आपके बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो और सब्सक्राइब करो।